स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे OCM चैप्टर नंबर 1 का। हमने फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है। वो फर्स्ट वीडियो थी। आज ये सेकंड वीडियो है जिसे हम पार्ट 2 कह रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि हम एक साथ पूरा लेसन 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियोस बना के नहीं डालेंगे। ओके, हम पार्ट्स में उसको डालेंगे ताकि आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकें। मेरे लिए वीडियो डालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक साथ 2 घंटे की बना के डाल सकता हूँ। क्वेश्चन है कि आप कैसे करेंगे उसे। फाइन। सो आज हमारा OCM चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसमें थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक है। फिर थर्ड पार्ट में कल हम इस लेसन को एंड कर देंगे। मैनेजमेंट थ्योरीज वो सेट ऑफ जर्नल रूल्स हैं जो गाइड करती है किसी भी मैनेजर को कि उसको कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। ओके, और वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस थ्योरीज। बहुत सारे थिंकर्स गुजरे हैं एक से एक, ठीक है ना। फ्रेडरिक, टेलर, एल्टन, हेनरी फेयोल्स के प्रिंसिपल्स आज आप पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल मेन लेक्चर ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। ऑर्गेनाइजेशन, कोई वर्कफोर्स, कोई सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम सच एज सेंट्रलाइजेशन। कहीं पर कोई डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम है, कहीं कोई इन्वायरमेंटल इशू है, कहीं कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो है टॉपिक, जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है आपका, ये प्रोवाइड सोल्यूशन करता है उस प्रॉब्लम को के लिए। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट काइंड्स के में, जैसे कि टेक्निकल अलग सेक्शन है, फाइनेंशियल अलग सेक्शन है, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। हम अपने वर्क को इसमें डिवाइड कर देते हैं। हम वर्क को एक साथ नहीं रखते। डिवीजन ऑफ वर्क, नाम ही उसका है डिवीजन ऑफ वर्क। इट इज़ असाइन्ड टू एम्प्लॉय एज पर देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। जैसा पर्सन, जैसा एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उस पर जो असाइन किया गया है जिसको ये वर्क, जैसे उसकी क्वालिटी होगी उस हिसाब से उसको वर्क को डिवाइड किया जाएगा। और सेकंड आपका है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल में अथॉरिटी इज़ द राइट टू टेक डिसीजन है कि आपका एक राइट है आपके पास कि आप डिसीजन ले सकते हैं। नेसेसरी टू गेट द थिंग डन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, मतलब आपको अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना है। ओके, तो उसके लिए आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप डिसीजन ले सकें। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आपके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी होती है तो अथॉरिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। If the manager is given the authority to complete a task within given time, he should be held responsible. अगर किसी मैनेजर की अथॉरिटी है कि वो किसी टास्क के लिए टाइम देता है तो फिर वो उसके होने या ना होने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ओके, मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट टू द गोल। एक मैनेजर के पास इस बात की अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो कुछ डिसीजन ले जिस डिसीजन से वो अपने गोल को अचीव कर सके। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू द फेयोल, डिसिप्लिन जो है वो मोस्ट असेंशियल थिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स ओबे करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी रूल्स ओबे करने, ठीक है। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को अचीव करेंगे। अच्छा डिसिप्लिन होगा तो जो रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप की वजह से होगा। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। मतलब जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स है, क्योंकि मैनेजमेंट तो भाई देखिए ऊपर है, वर्कर्स नीचे हैं, ये वहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है। ओके, तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप जानते हैं, टॉप होता है, उसके नीचे मिडल होता है और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये आपने 11th में पढ़ा है। ओके, तो टॉप टू मिडल टू लोअर जो बेसिक डिसिप्लिन है वो मेंटेन्ड होना चाहिए एट द ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ हमारा आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड।
यूनिटिव कमांड मतलब जो ऑर्डर है फ्रॉम वन सुपीरियर आ रहा हो, ओके। अगर आपका कोई बड़ा आपको कुछ कहता है, फिर कोई दूसरा बड़ा आगे कुछ कहता है और तीसरा आगे कुछ कहता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, किसकी माने, क्या करें। बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। फिफ्थ हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिर्फ कमांड नहीं, डायरेक्शन भी यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। इस प्रिंसिपल में देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। इनके ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए। ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय द वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। प्लान एक होना चाहिए, मैनेजर एक होना चाहिए। इसे कहते हैं वन हेड वन प्लान, दैट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ हमारा आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा फायदा, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, कंपनी का फायदा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा। While taking decision in the organization, the मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम वो कर रहा है, ओके, वो सबके बेनिफिशियल हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है ना। किसी इंटरेस्ट ऑफ सिंगल एम्प्लॉय के लिए नहीं हो, कंप्लीट होल ग्रुप के लिए हो। एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सन इंटरेस्ट। वहीं उसी रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय को भी क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के बारे में सोचे, पर्सन इंटरेस्ट को साइड रखे, ओके। इन एवरी गेम द प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रादर दैन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, ओके। विराट कोहली है तो उसको अपनी सेंचुरी की परवाह नहीं होनी चाहिए कि बस मैं सेंचुरी बना लूँ, इंडिया चाहे मैच हार जाए, नहीं। उसका मेन टारगेट ये होना चाहिए अपना इंटरेस्ट पीछे, इंडिया पहले, ओके। सेवेंथ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है, ओके, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन। आप अच्छी तरह जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ओके, उसके अंदर एक मेन सेंटर होता है जिसके पास पावर्स और अथॉरिटीज़ होती हैं, ओके। इन सम ऑर्गेनाइजेशन ये पावर जो होती है ये इन वन हैंड भी होती है, किसी में फ्यू हैंड्स में भी होती है। ये सिचुएशन अकर होती है अक्सर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, बट इफ़ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज तो फिर सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होना चाहिए, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, decentralization. This is the one according to the size of the organization, nature of the activity. ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, नेचर क्या है, ओके। अगर एक कोई सोल ही काम कर रहा है, कोई 1-2 पर्सन ही किसी एक्टिविटी को करते हैं, तो वो चाहें तो खुद ही सेंट्रलाइज पावर रख लें। बट अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें पावर्स को थोड़ा सा क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉय इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाई। रिम्यूनरेशन मतलब कुछ बेनिफिट, कुछ पर्क्स, कुछ इंसेंटिव्स देना एम्प्लॉय को देने चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई रहें, फाइनेंशियली सेटिस्फाई रहें। और फेयर रिम्यूनरेशन से जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी लेवल है इन टोटल अफेक्ट होता है। रिम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, और इसमें यह भी देखा जाता है कि आपके स्किल क्या है, ओके, और आपकी नॉलेज क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है। 9 पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है कि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक एक चेन होना, कम्युनिकेशन होना। दिस हेल्प्स टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, ताकि टॉप से लोअर तक इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर फॉर्म में जाए, एक ऑर्डरली फॉर्म में फ्लो करे इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम लार्ज स्केल चेन विच इज टाइम कंज्यूमिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक जर्नल मैनेजर इन्फॉर्म करता है डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजर।
वो फाइनेंशियल मैनेजर ये पास करता है उसी सेम बात को टू सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र इन्फॉर्म करता है उस बात को फोरमैन को, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजन। क्रॉस कम्युनिकेशन भी होती है, इसमें एक डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, किस तरह से टॉप से लेवल ए टू बी एंड सी एंड डी है, और फिर ई और एफ और जी है। तो किस तरह से आप एरो देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन लोअर से टॉप तक एक सीक्वेंस में जाती है और टॉप से लोअर में भी एक सीक्वेंस में आती है। बट कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग है या कोई प्रॉब्लम है या कोई अर्जेंसी है, तो स्पीडी डिसीजन के लिए भी कभी कभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकती है, C2F। इसे आप गैंग प्लैंक कहते हैं। ओके, गैंग प्लैंक कहते हैं इसे। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज नेसेसरी, बट इसके लिए एक प्रॉपर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, यहाँ ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना नहीं है, ठीक है ना, किसी चीज़ का ऑर्डर में होना है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस में होने चाहिए। राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, ऐसे वर्ड्स आप सुनते रहते हैं कॉमर्स में। द प्रिंसिपल फोकस करता है ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। इसमें फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि हर काम यहाँ पर जो पर्सन को असाइन किया जाता है वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होता है, यानी ऑर्डर में होता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली। कोई भी मैनेजमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, उसमें पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। डिवाइडिंग द वर्क्स, जब आप डिवाइड कर रहे हैं वर्क, लोगों को काम दे रहे हैं, ठीक है ना, या कोई अथॉरिटी या कोई मॉनेटरी टर्म्स etc. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। मैंने कहा ना, पार्शलिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे उनके डिपार्टमेंट्स डिफर करते हैं, लेकिन उनका वेज सेम होना चाहिए। इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग द कन्फ्लिक्ट्स। जब इक्विटी होगी, इक्वालिटी होगी, यानी इक्विटी होगी, तो फिर कन्फ्लिक्ट्स भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे। 12th आ रहा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर टाइम पीरियड को कहते हैं। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो, यानी उसको जब एडमिट करते हो, उसको जब जॉब देते हो, तो मैनेजमेंट अश्योर होना चाहिए, करना चाहिए उससे अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जॉब सिक्योरिटी। मतलब आपकी जॉब सिक्योर्ड है, आपका टेन्योर फिक्स है। इनसिक्योरिटी इन द जॉब हमेशा एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय को अफेक्ट करेगी। जैसे मैं एग्जांपल इसमें दूसरा हट के दे दूं, अगर आपको बार बार डर रहेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो फेल ही हो जाऊंगा। ओके, मैं कैसे पढ़ूंगा, तो फिर वो कैसे ही पढ़ूंगा होता है। लेकिन जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता है कि यस ये मुझे करना है, ये मेरा प्लान है, ये मेरा टारगेट है, तो प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे किसी भी जॉब में जब किसी पर्सन की, एम्प्लॉय की टेन्योर फिक्स होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, तो वो अपनी बिलोंगिंग से उसका काम करता है, जॉब को दिल से करता है, अपना समझ के करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है कोई नया काम करना, कुछ इनोवेटिव वर्क करना, कुछ इन्वेंट करना। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटरी टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे, द फ्रीडम टू थिंक एंड द वर्क ऑन अ few new ideas encourage employee to take initiative। मतलब नए नए आइडिया पे काम करना, कुछ नया आइडिया है, एनकरेज होगा एम्प्लॉय, तभी तो वो करेगा ना। while working on a given task this initiative should be welcome। कोई अगर एम्प्लॉय लाके कोई बात बता रहा है, कोई इनिशिएटिव लेके आया है, वो उसके माइंड में कोई बात है, ओके, तो मैनेजर को उसको वेलकम करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए उस आइडिया के बारे में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द हेल्दी ऑर्गेनाइज कल्चर। इससे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर कल्चर आता है और आप बेटर वर्क कर पाते हैं। तभी तो ये फेयल्स प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट करने के लिए, 14 प्रिंसिपल्स। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका मतलब है टीम वर्क। ओके, आई थिंक ये फ्रेंच वर्ड होगा। हेनरी फ्योल हैज़ गिवन द एम्फेसिस ऑन टीम वर्क मिलके काम करना, ठीक है ना। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब ही है यूनियन इज स्ट्रेंथ।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको रन करना है, चलाना है, तो उसमें ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो एक वैल्यूएबल असेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। इफ़ ऑल एम्प्लॉय आर वर्किंग एज अ यूनियन, सब अगर मिल के काम करेंगे, ट्रस्ट होगा, तो डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व भी ईजिली किया जाएगा। एज अ लीडर, मैनेजर को एक स्पिरिट ऑफ टीम वर्क बनाना होता है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल ईजीली, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, उसको पा सके। तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आगे इस लेसन में हार्डली एक लेक्चर के 2 टॉपिक एक लेक्चर में हम कवर करेंगे। 3 पार्ट में हमने इसको एंड किया है। ओके, थैंक यू।